हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, उसमें हमने बात करी थी सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट पढ़ा था। उसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट भी पढ़ा। फिर अभी हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसको पढ़ने के पहले हमें वेपर प्रेशर के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, तभी हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन समझ आएगा। ठीक है, तो हम पहले वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, वेपर प्रेशर कैसे समझ सकते हैं हम? वेपर प्रेशर को ना हम इवेपोरेशन से समझ सकते हैं। अब इवेपोरेशन कैसे होता है तो हम देखते हैं। जैसे कि मान लो एक ये कंटेनर है, हमने ये कंटेनर लिया। ठीक है, इसमें पानी है, कुछ कुछ कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट है समझ लो। तो देखो, जो भी इसमें है, तो मान लो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, जो सरफेस पे हैं, ये सरफेस पे आपको दिख रहे होंगे, सरफेस पे ये मॉलिक्यूल है। और ये जो बल्क में है, ठीक है। तो देखो, जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है ना, ये तो जो सरफेस पे होगा उसको, सरफेस वाले को देखो, अंदर जो अंदर वाली मॉलिक्यूल ही केवल उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पे लगाएंगे, इसको खींच रहे होंगे। सरफेस वाले को ये अंदर वाले खींच रहे होंगे, ठीक है, इस पे फोर्स लगा रहे होंगे। मगर जो अंदर वाला मॉलिक्यूल है ना, इस पे देखो सारे सब अपने तरफ, अपने अपनी तरफ सब खींच रहे हैं। तो इस पे, इसका जो फोर्स होगा, इस पे बहुत ज्यादा फोर्स, इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये बहुत ज्यादा होगा इन कंपेयर टू इसका। इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि इसको तो केवल अंदर वाले मॉलिक्यूल ही खींच रहे होंगे। तो इस वजह से जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, बस वही इवेपोरेट कर पाते हैं। ठीक है, वही इवेपोरेट करते हैं, बल्क वाले नहीं, क्योंकि इनका वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। अब देखो, जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होंगे ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सोचो, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तभी तो ये अंदर से यहाँ पर आ पाए ना, इनकी एनर्जी ज्यादा थी तभी। तो देखो, दो दो चीजों की वजह से, ये इन दो चीजों की वजह से इवेपरेशन होता है क्या। सबसे पहले, जो सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे वही इवेपरेट होते हैं। क्यों इवेपरेट होते हैं? क्योंकि इनका लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि मैंने बताया कि केवल इसको, जो अंदर वाले मॉलिक्यूल हैं, बस वही इसको खींच रहे हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी इसकी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तभी ये ऊपर आ पाए हैं सरफेस पे। इन दो रीजन की वजह से ये इवेपरेशन होता है। ठीक है, अब मान लो ये जो कंटेनर है ना, ये ओपन कंटेनर है। ठीक है, ये जो कंटेनर है ना, ये ओपन कंटेनर है। ठीक है, तो अब ये ओपन कंटेनर है, तो क्या होगा, जैसे जैसे इसमें इवेपोरेशन होगा ना, तो इस जो भी अंदर लिक्विड है, जो भी अंदर इसमें लिक्विड है, उसका वेट तो घटेगा, क्योंकि इवेपोरेट होके तो उड़ जाएगा वो, है ना। तो लिक्विड का वेट घट जाएगा। ठीक है, तो इससे देखो, वेपर तो बचा ही नहीं, वेपर तो स्केप हो गया, वेपर तो हुआ ही नहीं। तो जब वेपर ही नहीं बचा, तो वेपर प्रेशर कहाँ से लगाएगा? ठीक है, ओपन कंटेनर है। तो हमें तो वेपर प्रेशर पढ़ना है। तो हम वेपर प्रेशर पढ़ने के लिए ना, हम हमेशा क्लोज कंटेनर लेंगे। क्लोज कंटेनर में ही वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है, हमने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था ये, कि कैसे क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम होता था। ठीक है, तभी यहीं पे देखो, क्लोज कंटेनर होगा अगर, तो क्या होगा, देखो मान लो हमने कोई कंटेनर लिया है। ठीक है, उसमें ये ये लिक्विड सॉल्वेंट है। तो ये मान लो इसके मॉलिक्यूल, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इवेपोरेशन हो रहा है इसमें। चूंकि ये कंटेनर बंद है ना, तो जो भी कुछ कुछ वेपर्स वॉल पे होंगे, कुछ कुछ वेपर्स जो वॉल पे होंगे, ये कंडेंस होंगे, तो इसमें कंडेंसेशन भी होगा। तो इसमें क्या होगा, बंद अगर बर्तन है तो इसमें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों साथ साथ चलती रहेगी। कंडेंसेशन देखो, जैसे आपने कोई अभी बॉटल, कोई बॉटल है, उसमें पानी भरा हुआ, बॉटल बंद है, तो आप देखते होगे उसके वॉल पे ऐसे कुछ कुछ बूंदे ऐसे रहती हैं। ठीक है, तो वही उससे कंडेंस होके फिर वो पानी में चेंज होगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि ये बटन बंद है इस वजह से। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसमें जो वेपर बनेंगे, वो वेपर तो स्केप नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो बंद है। ठीक है, तो देखो, लिक्विड चेंज होगा वेपर में, और वेपर मतलब इसमें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों ही चलेगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होगा वेपर्स का लिक्विड सरफेस के ऊपर, ठीक है, जो भी प्रेशर होगा वेपर का लिक्विड सरफेस के ऊपर, उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने वेपर प्रेशर पढ़ा। वेपर प्रेशर को हम कभी भी क्लोज कंटेनर में ही पढ़ेंगे, हमेशा क्लोज कंटेनर होना चाहिए। और लिक्विड, इसमें इवेपोरेशन कंडेंसेशन दोनों होगा।
जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उस टाइम पे जो वेपर जो प्रेशर लगाएगी ना सरफेस, जो लिक्विड का सरफेस होगा उसके ऊपर, ये सब दैट मीन्स ये, इसको हम वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं ना, कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। देखो सबसे पहला क्या होता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। देखो जो वेपर प्रेशर होता है वो कंटेनर का कुछ भी शेप हो, कुछ भी साइज हो, उसका वॉल्यूम कुछ भी हो, वेपर प्रेशर इस पे नहीं डिपेंड करेगा। कि ऐसा नहीं है, मान लो कि पानी है, तो अगर पानी को तुम ग्लास में रखोगे और पानी को तुम बाल्टी में रखोगे, ठीक है, तो इसका प्रेशर कुछ अलग होगा, इसका प्रेशर कुछ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वेपर प्रेशर शेप साइज पे यानी वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो दूसरा जो है, दूसरा क्या होता है, ये जो वेपर प्रेशर होता है ना, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। अब नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, देखो दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एक वोलेटाइल होता है और एक नॉन वोलेटाइल होता है। जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है ना, वोलेटाइल है इसका मतलब कि इसमें वेपर प्रेशर, कुछ वेपर प्रेशर बनेगा, इसमें जीरो नहीं होगा इसका वेपर प्रेशर। ये वोलेटाइल का मतलब उड़ना, मतलब इसमें वेपर प्रेशर बन सकती है। नॉन वोलेटाइल है, इसमें वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स है वोलेटाइल के। अभी ये इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि जो वोलेटाइल होता है, ठीक है, उसमें उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा और नॉन वोलेटाइल का प्रेशर नहीं होगा, कुछ भी वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो नॉन वोलेटाइल है, उड़ ही नहीं सकता है कुछ, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, तो जीरो है इसका। तो ये सब वोलेटाइल के कुछ एग्जांपल हैं, ये सब नॉन वोलेटाइल के, जनरली यही आते हैं नॉन वोलेटाइल्स में, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स याद करने हैं आपको, बाकी अभी इसके बारे में मैं बताती हूँ। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखो। देखो इस पे हम अभी बाद में आते हैं, अभी ये देखते हैं। देखो तीसरा पॉइंट क्या है, कि जो वेपर प्रेशर होता है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे, देखो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन होगा। देखो कैसे, मान लो कुछ बर्तन रखा है, उसको आप गर्म करो, धीरे धीरे इवेपोरेट होगा ना। तो इवेपोरेट होगा, मान लो बंद बर्तन है तो धीरे धीरे इवेपोरेशन होगा, तो उससे वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। बट नॉट डायरेक्टली, मतलब ऐसे नहीं बढ़ता, डायरेक्टली नहीं बढ़ता है, ये कुछ ऐसा बढ़ता है, ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो जो वेपर प्रेशर होता है, ये कंक्लूजन ये है इसका, कि जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के, ठीक है। इस पे हम बात करते हैं, अभी आते हैं इस पे, पहले ये देख लेते हैं। देखो अभी हमने देखा था कि जो वेपर प्रेशर होता है वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस देखो दो तरीके के होते हैं ना सब्सटेंस। देखो क्या होता है, एक तो होता है वोलेटाइल और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। जो वोलेटाइल होगा वो क्या करेगा, वो वेपर को फॉर्म करेगा, वेपर फॉर्म होंगे उसमें, कि कुछ कुछ वेपर बनेंगे क्योंकि वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल, इसमें वेपर बनेगा ही नहीं, तो वेपर प्रेशर का जीरो होगा, है ना। देखो किसी एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लो कि एक बर्तन है, ठीक है, उसमें दो लिक्विड रखे हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी। ये वोलेटाइल है और दोनों ही वोलेटाइल है। तो अगर हमें इस बर्तन में हमें ये देखना है कि मान लो ऐसे रखा हुआ है ना, ए और बी दोनों रखा हुआ है, तो इसमें इवेपोरेशन होगा। तो अगर मान लो तुम्हें टोटल प्रेशर निकालना है, तो टोटल प्रेशर में ए और बी दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा ना, क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल है ना, तो दोनों का प्रेशर बनेगा, कुछ ए का बनेगा कुछ बी का, दोनों का प्रेशर बनेगा। बट जो दूसरा वाला कंटेनर है उसमें कुछ लिक्विड सी रखा है और लिक्विड डी रखा है। लिक्विड सी जो है वो वोलेटाइल है और लिक्विड डी जो है वो नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ पे अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है ना, तो इसमें क्या होगा, टोटल जो भी कंट्रीब्यूशन केवल प्रेशर, ये जो मॉलिक्यूल लिक्विड जो सी है, सी का ही प्रेशर होगा, क्योंकि डी वाला तो नॉन वोलेटाइल है ना, इसका तो वेपर ही नहीं बनेगा, बस इसी का बनेगा। तो टोटल प्रेशर में केवल और केवल सी का ही कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल समझ आ गया शायद। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो मान लो कि एक कंटेनर है, इसमें कोई प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है। तो जब आप इसको हीट करोगे, आप इसको टेम्परेचर दे रहे हो, तो क्या होगा, इसमें वेपर बनेंगे, इसके इसके वेपर बनेंगे कुछ, ठीक। इसमें पूरा केवल सॉल्वेंट है, तो इसका जो वेपर बना वो मान लो कुछ P1 नॉट है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब कोई एक और कंटेनर है जिसमें ना सोल्यूट, देखो ये येलो वाला सोल्यूट है, इसमें सोल्यूट भी मिला हो, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। तो इसके जो वेपर बनेंगे वो कुछ मान लो P1 हुआ, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन हुआ, ठीक है। सोल्यूशन है ना, ये प्योर सॉल्वेंट था, मगर ये तो सोल्यूशन है क्योंकि इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का, वो P1 हुआ। अब आप खुद बताओ कि ये ज्यादा बड़ा होगा कि ये, किसका कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, P1 नॉट और P1 में, तो P1 नॉट ही ज्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमने सोल्यूट मिला दिया है ना, तो इनका, इस सोल्यूट की वजह से थोड़ा तो वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का पहले जो बन रहा था, क्योंकि वोलेटाइल था, तो पहले बहुत ज्यादा सॉल्वेंट इवेपोरेट हो रहे थे, ठीक है, तो ये ज्यादा था प्रेशर। बट अभी सोल्यूट की वजह से, सोल्यूट डालने की वजह से इसका प्रेशर कुछ तो कम हुआ है ना, तो P1 नॉट जो है वो ज्यादा हो गया है, ठीक है, इन कंपेयर टू इसके।
तो देखो ये पॉइंट है एक कि अगर आप सोल्यूट ऐड करते हो ना तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का घट जाता है, ठीक है। कभी भी अगर हमने सोल्यूट ऐड किया है तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का घट जाता है, ठीक है। अब हमें नेचर ऑफ सॉल्वेंट समझ, नेचर ऑफ जो हम सब्सटेंसेस पढ़ रहे थे कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंसेस पे, ये हमें समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं, देखो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। अब देखो हमने एक एग्जांपल लिया है कि मान लो H2O है और अल्कोहल है, ठीक है। तो H2O और अल्कोहल में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो हम पहले ये देखेंगे कि जो वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंड किस पे करता है। तो वेपर प्रेशर ना, देखो वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट और इंटरमोलिकुलर फोर्स, देखो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, देखो मान लो कि कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें मान लो बहुत तगड़ा वाला फोर्सेस, मतलब इसमें ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है, बहुत तगड़ा वाला फोर्स इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको हीट करो, आप इसको हीट करोगे तो इसमें फोर्सेस, और दूसरा वाला जो है इसमें बहुत कम फोर्स, मतलब बहुत लूजली बॉन्डेड है ये, है ना। तो इसको हीट करोगे तो सोचो ना, जो बहुत कमजोर है ना, जो बहुत लूजली बॉन्डेड है, अगर आप इसको टेम्परेचर दोगे तो जल्दी ये बॉन्ड इसके टूटेंगे, जो कमजोर वाला बॉन्ड है वो जल्दी टूट जाएगा और ये उड़ने लगेगा, है कि नहीं। तो यानी क्या समझे कि मगर यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा था, तो इसको बहुत टेम्परेचर दोगे तभी भी ये जल्दी से टूटेगा नहीं, ये इजिली इवेपोरेट हो जाएगा। इसका मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, तो इसलिए इसका इनवर्स रिलेशन आया, समझ आया। अब देखो टेम्परेचर का तो हमें पता ही है, डायरेक्ट जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट का देखो, बॉइलिंग पॉइंट का भी ऐसे ही होता है। देखो मान लो किसी का बॉइलिंग पॉइंट है 50 और किसी का बॉइलिंग पॉइंट है 70, ठीक है। अब देखो, अब तुमने बॉयल करना शुरू किया, इसका बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है ना जिसपे कोई चीज हम टेम्परेचर दे रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही आए उसके बाद वो बॉयल करना शुरू हो जाए, ठीक है। तो तुम बताओ कि अगर मान लो, देखो इसका 50, इसका 70 है, तो आप टेम्परेचर मान लो पहले 1 2 3 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते पहले 50 आया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, तो ये जल्दी अचीव हो जाएगा ना 50, और ये 70 है। तो ये तो मान लो कि अगर 1 मिनट में आप 1 डिग्री बढ़ा रहे हो तो ऐसे करते करते 50 आ गया, तो अभी तो 20 मिनट बचा है, फिर भी अभी अभी ये 50, दोनों का मान लो 50 50 आ गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, मान लो इंडक्शन है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो हम, 50 आ गया है, ठीक है। अब ये जो भी कंटेनर जो भी गर्म हो रहा था 50 जैसे ही आया, जैसे ही क्या मन हुआ तुरंत ये बॉयल करना शुरू हो गया, अब इसके वेपर बनने शुरू हो गए, मगर ये अभी तो ये 50 ही है, अभी तो 70 आएगा तब इसके वेपर बनना शुरू होंगे ना। तो फिर इसको मान लो अभी जब इसके बहुत सारे वेपर बने होंगे तब उसके 20 मिनट बाद ये 70 आएगा, फिर इसके वेपर बनना शुरू होंगे। यानी कि तुम सोचो ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था ना इसमें वेपर बनना पहले स्टार्ट हो गया, यानी इसका वेपर कितना ज्यादा इसमें वेपर प्रेशर बन गया होगा ना। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके वेपर प्रेशर के, ठीक है। अब समझ आ गया होगा आपको। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बॉइल वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स के भी, मतलब फोर्स ऑफ प्रोडक्शन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे अल्कोहल है, ठीक है। तो वाटर और वाटर में जो बॉन्डिंग होगी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो देखो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, मगर यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड, एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। तो ये जो है यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो सोचो जहाँ पे फोर्स ऑफ प्रोडक्शन कम होगा वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो ये जल्दी वेपराइज होगा, यानी कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना, एल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखो ये यहाँ पे ये अल्कोहल है, यहाँ पे देखो केवल एक ही बॉन्ड ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे यहाँ देखो ये, यहाँ पे एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ, हाँ यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर ये दूसरे एक मॉलिक्यूल से कर रहा होगा, ये अपने मॉलिक्यूल से कर रहा होगा, ऐसे ही ये इसमें देखो यहाँ पे ये कितने सारे, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे थोड़े कम, यहाँ पे बहुत कम है। तो यहाँ पे फोर्सेस बहुत ज्यादा है, यानी कि इनका वेपर प्रेशर बहुत कम होगा, और यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत कम है, यानी कि इसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो समझ आ गया, ठीक है। ये हमने इस पे बात कर ली सब्सटेंसेस में, वही वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल में वेपर फॉर्म होते थे, नॉन वोलेटाइल में वेपर नहीं फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे P नॉट जीरो है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, आपको ये याद करने हैं, ठीक है। वाटर, एल्कोहल, ये सारे वोलेटाइल होते हैं। नॉन वोलेटाइल में मेनली यही आता है, यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज, ठीक है, ये आपको याद करना है। बाकी वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया, ये बता दिया, हाँ ये सब भी बता दिया। हाँ अब देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट, इन चारों का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, ठीक है। बेंजीन, मेथेनॉल और C6 ये है, ये बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, ठीक है। और ये नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। तो इनमें इन सबका बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है।
तो पूछा है कि विच विल शो हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर, किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। ये अब मैंने आपको क्या बताया था कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो देख लो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये मेथेनॉल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो इसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो आंसर ये होगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमने वेपर प्रेशर खत्म कर लिया। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वही राउस लॉ, आगे चल के राउस लॉ वही है, ठीक है। राउस लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इतना पढ़ दो, ठीक है। बाय।